स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सिनेमा घर में। और आज इस कार्यक्रम में आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट शानदार फिल्म लेकर आई हूं मैं, आपकी दोस्त सीमा आर्य। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। सिनेमा घर में आज 1968 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आकाशदीप। जी हाँ, एक सामाजिक फिल्म जिसके निर्देशक फणी मजूमदार हैं। कहानी लिखी है फणी मजूमदार ने ही और प्रोड्यूस किया है रंगम ने। स्क्रीन प्ले लिखा निवेंदु घोष, डायलॉग विश्वमित्र आदिल के हैं। फिल्म के गीतकार हैं मजरूल सुल्तानपुरी और इन गीतों को अपने संगीत से सजाया है चित्रगुप्त ने। फिल्म के गीतों को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, एस बलबीर, महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर ने। और फिल्म की स्टार कास्ट में है अशोक कुमार शंकर की भूमिका में, निम्मी बानी की भूमिका में, धर्मेंद्र, तरुण, नंदा रोमा की भूमिका में है। महमूद ने निभाया है मधु का किरदार, जो कि है शंकर का छोटा भाई। शोभा खोटे मधु की पत्नी है शीला। तरुण बोस शंकर के पिता हैं विपिन। तिवारी की भूमिका में है। PR सेन शिवराज मामा की भूमिका में है और मिस्टर कपूर वाणी के पिता मिस्टर सिन्हा की भूमिका में। आकाशदीप 1968 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो आर्थिक असमानता, गरीबी, सामाजिक न्याय, शिक्षा जैसे पहलुओं को छूते हुए समाज की तमाम कमियों को भावनात्मक रूप से बुनती है। नामचीन कलाकारों के अभिनय और सुमधुर गीत संगीत से सजी हुई एक क्लासिक संवेदनशील फिल्म आकाशदीप आज सिनेमा घर में। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक 16-17 साल का लड़का एक मिल की चिमनी से निकलते हुए धुएं को दूर खड़ा हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। तभी राह से गुजरता एक जानकार उससे पूछता है, क्या देख रहा है शंकर? शंकर बात करने से बचते हुए कहता है, कुछ नहीं, और मुड़ जाता है। आदमी आगे बढ़कर उससे पूछता है, सुना है तूने पढ़ाई छोड़ दी? कुछ ऐसा ही है। किस लिए? शंकर कहता है, ये ना पूछिए तो ही अच्छा है, और ये कहकर वो अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है। मिल के पास उसके पिता की चाय की दुकान है। शंकर वहां जाता है, देखता है छोटा भाई मधु दुकान में बैठा है। उसे वहां देखकर शंकर को गुस्सा आ जाता है। शंकर उसे डांटता है, स्कूल नहीं किया, सबक भी याद नहीं किया, यहाँ क्या कर रहा है? मधु कहता है, पिताजी ने बुलाया था। शंकर माँ से मधु की शिकायत करते हुए कहता है, कितनी बार कहा है इससे स्कूल जाया कर, पढ़ाई किया कर। माँ स्वयं एक तनावग्रस्त औरत है और तलखी से कहती है, तो क्या करे, तेरे पिता का हाल तो पता है ना। शंकर पढ़ना चाहता है, पर इसी वजह से शंकर को अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है और छुट्टी के दिन कबाड़ी का काम करता है। शंकर के पिता विपिन तरुण बोस दरअसल एक कवि हृदय इंसान है। उसे कविताएं लिखने और कहने का शौक है।
पर आर्थिक हालात और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे चाय की दुकान पर बैठने को मजबूर कर दिया है और वो इस मजबूरी को निभाते निभाते एक दूसरी ही राह निकल पड़ा है, नशे की राह। शाम होते ही विपिन के कदम खुद ब खुद शराब खाने की ओर निकल जाते हैं। तभी उनकी पत्नी के भाई आते हैं, कहते हैं, कहाँ चल दिए विपिन? जवाब उनकी पत्नी देती है, नाली में गिरने। विपिन तुरंत कहता है, नहीं, सब कुछ भूलने। शंकर के मामा पूछते हैं, क्या भूलना चाहते हो? सब कुछ, विपिन कहता है। मामा समझाते हैं, जिंदगी से भागना आसान नहीं, मौत भी तो आएगी एक दिन, और फिर जिंदगी का क्या? विपिन अपना तर्क देता है, और अच्छा चलता हूँ, वरना जितने पैसे बचे हैं आपकी बहन उनसे फूल खरीद लाएगी मेरी समाधि में चढ़ाने के लिए, ये कहते हुए घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी दीवार पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगती है और शंकर शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बैठ जाता है। मामा शंकर को समझाते हैं, विपिन सिर्फ शराब ही नहीं पीता, अपनी जिंदगी भी पीता है। वो कवि बनना चाहता था, तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसे मजबूरन चाय की दुकान पर बैठना पड़ा, वरना एक बड़ा कवि होता। पर तू क्यों शर्मिंदा होता है? मिल के करीब बनी बस्ती में एक छोटे से घर में बाहर की तरफ विपिन की चाय की दुकान है और वहां से होने वाली आमदनी ही उसके परिवार का सहारा है। और एक सहायक रामू केशव मुखर्जी भी है। छोटे छोटे घर, न बिजली न पानी की व्यवस्था, उस पर फैली हुई गंदगी, उस बस्ती के रहने वालों के लिए गरीबी, शोषण और अन्याय से जूझना जैसे उनका भाग्य है। यहाँ तक कि खुद घर वाले ही चंद रुपयों के लिए अपनी बहू बेटियों को पैसे वालों के आगे बेच देते हैं। शंकर पड़ोस के घर से आती हुई किसी औरत की चीख बचाओ बचाओ सुनकर उसे बचाने के लिए जाता है, तो उस घर और आसपास के लोग उसे पार पार कर लहूलुहान कर देते हैं और उससे उस दुराचारी व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहते हैं। शंकर का मन व्यथित हो जाता है और वो माफी नहीं मांगता और वहां से भाग जाता है। चंद धन्ना सेठों के हाथ में पैसा आ जाने से सारे समाज का कल्याण नहीं हो जाता, सच ही है। शंकर का मन अंदर ही अंदर घुटने लगता है। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है और इस माहौल से कहीं दूर चला जाना चाहता है, पर परिस्थितियां बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। वो उदास बैठा है कि बाहर आकाशदीप बेचने वाले का गीत सुनाई पड़ता है। अरे हाँ, चम्मच भी गिन लिया और प्याला भी गिन लिया। गया उजाला सूरज डूबा, अब है मेरी बारी। गया उजाला सूरज डूबा, अब है मेरी बारी। अंधकार के नगर में आया ज्योति का व्यापारी। ये अंधकार की दुनिया, दुख की पुकार की दुनिया, ये बेकरार सी दुनिया, इसमें मेरा आकाश दीप है जीवन का उजियारा। धरती के आंगन में सबकी उम्मीदों का तारा। लाख गरीबी का दुख हमको ठोकर मार गिराए, अरमानों का दीपक फिर भी ऊंचा उठता जाए। जैसे मेरा आकाश दीप है जीवन का उजियारा, उम्मीदों का तारा, झिलमिल झिलमिल प्यारा। उम्मीदों का तारा, झिलमिल झिलमिल प्यारा।
देर रात गए विपिन नशे में लड़खड़ाता, दर्द पीड़ा से कराहता हुआ बाहर रास्ते में पड़ा है। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं। ऊंचे जलते आकाशदीप को देखकर शंकर की आंखों में भी हल्की सी लौ टिमटिमाने लगती है। तभी उसकी नजर राह में पड़े हुए पिता पर पड़ती है। पिता की ऐसी हालत को देखकर शंकर उसे सहारा देता है और अंदर लाकर सो जाने को कहता है। लेकिन विपिन वहीं जमीन में दीवार पर पीठ टिकाकर बैठ जाता है और शंकर का हाथ पकड़कर कहता है, सुन, अभी तो मैंने दिल की बात कही ही नहीं, तुझी से कहता हूं। मैंने भी एक सपना देखा था, सतरंगी चमकीला इंद्रधनुष सा, लेकिन फिर बादल चले गए और बारिश चली गई, इंद्रधनुष बिखर गया। और ये कहते कहते शब्द खामोश हो जाते हैं और विपिन एक ओर लुढ़क जाता है। शंकर जड़ पिता का मृत शरीर देखता रह जाता है। बुदबुदाते हुए कहता है, आप मुझे सब समझा गए पिताजी, मैं सबकी देखभाल करूंगा। माँ की, मधु की, रोमा की, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। और अपने नाजुक कंधों पर पूरे परिवार और पिता के सपने का बोझ उठाने के लिए शंकर लगन से दिन रात मेहनत मजदूरी में लग जाता है। घर घर से कबाड़ इकट्ठा कर कबाड़ वाले के पास ले जाता है और बेचता है और लोगों का सामान उठाता है, मजदूरी करता है। इसी दौरान उसकी एक सेठ से मुलाकात होती है। सेठ पूछते हैं, क्या काम करते हो? शंकर जवाब देता है, नौकरी और छुट्टी के दिन सौदागिरी। सेठ हैरानी से पूछता है, सौदागिरी? हाँ, कबाड़ी के लिए कबाड़ का सामान लेकर आता हूँ। सेठ जी पूछते हैं, मेरी मिल में काम करोगे? शंकर साफ इनकार कर देता है, नहीं साहब। सेठ पूछते हैं, क्यों? मेरी मिल से कबाड़ी की दुकान ज्यादा अच्छी है। शंकर कहता है, नहीं। तो फिर? सेठ उत्सुकता से पूछते हैं, वो दुकान तो मैं एक दिन खरीद भी सकता हूँ, पर आपकी मिल? आपकी मिल, उसकी चिमनी बहुत ऊंची है। ये कहकर मुस्कुराते हुए सेठ जी को सलाम ठोक वहां से चल देता है। अब दृश्य बदलता है। शंकर की मेहनत और लगन रंग लाती है। धीरे धीरे वहां खुल जाता है शंकर भंडार, शंकर गृह वस्तु भंडार, शंकर हार्डवेयर हाउस, शंकर एंड कंपनी, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, शंकर टिम्बर मार्ट, शंकर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शानदार शंकर जनरल स्टोर। और इन सब का मालिक है शंकर, जो अब युवा हो गया है। सूट और टाई में सजा धजा नौजवान शंकर, यानी कि अशोक कुमार के रूप में। अपने शानदार ऑफिस में शंकर बैठा है। शंकर से मिलने मामा जी आते हैं। शंकर पूछता है, मामा जी कैसे हैं? मामा जी कहते हैं, देखने आया हूँ बिल्ला शेर बनकर क्या करता है। मामा पूछते हैं, शंकर कभी अपना पुराना घर याद आता है? शंकर कहता है, याद आता है मामा जी, बहुत याद आता है, पर वहां जाने को जी नहीं चाहता। वो घर मुझे एक समाधि मालूम होता है। पिताजी सपने देख देख कर मर गए और फिर माँ भी चल बसी। और मामा जी से कहता है, आप मधु को समझाइए, वहां से मेरे साथ आकर रहे, मेरा हाथ बटाए। वही चाय की दुकान पर एक एक आने की चाय बेचता रहा तो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा, क्या कर पाएगा उनके लिए। मामा जी जाते जाते शंकर को एक छोटी सी किताब गीता देते हुए कहते हैं, कभी कभी पढ़ लेना ताकि शेर के मुंह को खून ना लगे। शंकर हंसने लगता है। शंकर का छोटा भाई मधु भी बड़ा हो गया है और महमूद इस भूमिका को निभाते हैं।
पिता की चाय की दुकान संभालता है मधु और अपनी पत्नी शीला, शोभा खोटे और एक छोटे बेटे के साथ घर में रहता है। मामा जी शंकर के मामा जी नाटक मंडली चलाते हैं और शाम को नाटकों का मंचन होता है। मधु भी बड़े भाई और अपनी पत्नी से छुप छुप कर मामा जी के साथ नाटकों में भाग लेता है। अपनी छोटी बहन रोमा नंदा को शंकर ने शिमला पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया है। इधर शंकर की बुलंदी का सफर जारी है। वो शहर के जाने माने सेठ मिस्टर सिन्हा से मिलने उनके घर आता है और उनसे कहता है, मैं आपके मिल के शेयर खरीदना चाहता हूँ। सेठ जी कहते हैं, आपको मालूम है उनके भाव गिरते जा रहे हैं। शंकर कहता है, हाँ तब भी। तभी सेठ जी की बेटी वानी निम्मी चाय लेकर आती है। सेठ जी दोनों का परिचय कराते हैं। बेटी, ये मिस्टर शंकर हैं और शंकर को बताते हैं ये मेरी बेटी बानी है। बानी चाय रखकर और नमस्ते कहकर चली जाती है। सेठ जी शंकर को गौर से देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। शंकर कहता है, जी हाँ। सेठ जी कहते हैं, कब? शंकर मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं सोचता था आपके मिल की चिमनी बहुत ऊंची है। सेठ जी हंस पड़ते हैं, कहते हैं, याद आया, मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया था। सेठ जी के घर से निकलकर शंकर सीधे पुराने घर, जहां मधु की चाय की दुकान भी है, जाता है। भाई की गाड़ी की आवाज सुनकर मधु डर के मारे छुप जाता है और नौकर रामू से कहता है कि मधु दुकान में नहीं है, ये कह दे। शंकर उसकी पत्नी शीला से कहता है, शाम को रोमा आ रही है, मधु से कहना उसे एयरपोर्ट जाकर ले आए। अब मधु छोटी बहन रोमा नंदा को लेने एयरपोर्ट पहुंचा है, पर उसे रोमा कहीं नजर ही नहीं आती। रोमा ने रूप ही ऐसा धरा हुआ है, पठान के रूप में, धारीदार पठान सूट, सिर में पगड़ी और आंखों में काला चश्मा। तभी एक लड़की जो किसी का इंतजार कर रही है, पीछे से उसे देखकर मधु रोमा समझ लेता है और उसकी चोटी खींचते हुए कहता है, रोमा। लड़की पलटती है और मधु पर भड़क जाती है। उसकी शक्ल देख मधु भी घबरा जाता है। तब तक भीड़ जमा हो जाती है और उसे बदमाश समझकर लोग डांटने पीटने लगते हैं। दूर खड़ी रोमा देखकर ये मुस्कुराती है और खुद भी उस झगड़े में कूद पड़ती है और भाई को डांटने की एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम लड़की को छेड़ता है। मधु कहता है, खान साहब माफ करो, मैं गलती से इसे मेरी बहन समझा, कहकर किसी तरह वहां से जान बचाकर लौट आता है। मधु संकोच करता हुआ बड़े भाई के घर में प्रवेश करता है। भाई घर में नहीं है। मधु डाइनिंग टेबल पर बैठकर केला खा रहा होता है कि तभी पठान उसके मुंह के सामने चाकू रख देता है और कहता है, हम ठीक ही समझा था, तुम चोर ही है। और फिर उसे वहां देखकर मधु फिर से भाग जाता है और पीछे पीछे पठान वेशधारी रोमा भी उसका पीछा करती है। तभी बड़े भाई सामने से आते हैं। रोमा उनसे टकरा जाती है और उसकी पगड़ी गिर जाती है। उसका वेश पर्दाफाश हो जाता है। शंकर, मामा जी और मधु हैरान होते हैं, कहते हैं, ये क्या रूप धरा है? रोमा कहती है, इसी वेश में तो फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आई हूँ। सब हंस पड़ते हैं। मधु कहता है, मैं सोच रहा था ये पठान अपन के पीछे ही पड़ गया। शंकर कहता है, तू तो रहा वही बुद्धू का बुद्धू। और मामा जी से कहता है, मामा जी इसे समझाइए कि ये चाय की दुकान छोड़कर मेरे जनरल स्टोर का मैनेजर बन जाए। शंकर सर झुकाकर झिझकते हुए कहता है, बड़े भैया वो पिताजी की टी स्टॉल है, वहां रहकर मुझे लगता है जैसे पिताजी ही मुझे दे रहे हैं। शंकर उसे गुस्से में वहां से चले जाने को कहता है, हमेशा के लिए। मामा जी भी चले जाते हैं। ये देखकर रोमा पूछती है, क्या हुआ बड़े भैया? शंकर कहता है, वो जिंदगी को खेल समझता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही सही, फिर इतना अकेला भी नहीं, तू तो है मेरे साथ। और रोमा को गले लगा लेता है। यूं शंकर बुरा इंसान नहीं, पर उसे गरीबी से नफरत है।
अगले दृश्य में एक शाम शंकर सेठ जी मिस्टर सिन्हा के घर आता है, जहां बानी बाहर आकाशदीप जला रही है। शंकर उससे पूछता है, सिन्हा साहब घर में हैं? बानी ना में सिर हिलाती है। शंकर कहता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछली बार जब मैं सिन्हा साहब से मिलने आया था, आप पियानो बजा रही थी। दरअसल सिन्हा साहब का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे घर बुलाया था। बानी को चुप देखकर शंकर नाराजगी से कहता है, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मुझसे बात की तो क्या आपकी शान कम हो जाएगी? आपने सिर्फ पियानो बजाना सीखा है, तमीज नहीं। और गुस्से से लौट जाता है। तभी वानी तेजी से घर के अंदर जाती है और शंकर अपनी कार स्टार्ट कर बाहर निकल रहा होता है कि वानी उसकी कार के सामने आ जाती है और उसे एक पेपर पकड़ाती है। शंकर पेपर पर लिखा पढ़ता है, क्षमा कीजिए, मैं बात नहीं कर सकती, मैं गूंगी। पढ़ते पढ़ते शंकर रुक जाता है और गाड़ी से बाहर निकलकर बानी से माफी मांगता है। तभी मिस्टर सिन्हा गाड़ी से अपने घर आते हैं। शंकर उनसे कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पिंजरे में बंद मिट्ठू चहकने लगता है। मिस्टर सिन्हा मिट्ठू को दुलारते हुए कहते हैं, बचपन में वानी ने इसे बोलना सिखाया था, ये अभी भी बोलता है। और वो? शंकर कहता है, मैं जानती हूँ, फिर भी। सिन्हा साहब पूछते हैं। शंकर कहता है, हाँ, अगर आपको ऐतराज ना हो। सिन्हा साहब कहते हैं, तुम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, वानी कहीं तुम्हारे बोझ ना बन जाए। शंकर कहता है, अगर ये किसी को सोचना है तो आपकी बेटी को। दरवाजे के पीछे खड़ी बानी शंकर और पिता की ये बातें सुन रही है। उसके दिल में खुशी की शहनाइयां बजने लगती हैं और वो पुराना रिकॉर्ड निकालकर बजाती है। जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। सोए नगमे जाग उठे होठों की शहनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए। प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए। कितने साए डोल पड़े सोने से अंगनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो। तन पे उजाला फैल गया पहले ही अंगड़ाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में।
गहराई में दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में दिल का दिया। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न, मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। सिनेमा घर में आज है 1968 की फिल्म आकाशदीप। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं और सिन्हा साहब यानी कि वानी के पिता की नरोत्तम टेक्सटाइल मिल भी अब शंकर की हो जाती है और वो उसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन इस बात से मिल का पुराना डायरेक्टर देसाई, जिसके पास मिल के कुछ शेयर हैं, बहुत चिढ़ जाता है। वो मिल के वर्करों को भड़काता है कि अब तुम्हें 8-8 घंटे काम करना पड़ेगा। मजदूर यूनियन का नेता है नौजवान तरुण और इस भूमिका में है धर्मेंद्र। नोटिस पढ़कर पहले ही दिन शंकर से उसकी बहस हो जाती है। शाम को तरुण मिल से घर वापस जा रहा होता है कि रोमा, जो फिर से पठान बनी हुई है, रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। तरुण उसका स्कूटर ठीक कर देता है। वो उसे लड़का समझता है और रोमा मन ही मन मुस्कुराती है। रोमा जब मधु के घर आती है, उसे शीला घर में घुसने नहीं देती। रोमा उसके बेटे को गोद में लेकर बहुत लाड़ लड़ाती है और कहती है, इसकी सूरत तो बिल्कुल हमसे मिलती है। शीला बहुत गुस्सा होती है कि पठान से मेरे बच्चे की सूरत कैसे मिल सकती है, और बच्चे की छीना झपटी में फिर से रोमा का भेद खुल जाता है। भाभी उसे प्यार से गले लगा लेती है। उधर मिल के सब मजदूर तरुण के घर पर मीटिंग करते हैं। तरुण के पिता भी कभी इस मिल में मैनेजर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सब मजदूर तरुण से 8-8 घंटे की कामगारी और मशीनों से काम करवाने के शंकर के नोटिस के विरुद्ध उससे मिलकर अपने हक और न्याय के लिए लड़ने को कहते हैं। मजदूरों की तरफ से तरुण शंकर के घर मिलने जाता है। दरवाजा रोमा खोलती है और उसे दरवाजे पर देख चौंक पड़ती है। तरुण पूछता है, सेठ जी हैं? उनसे मिलना है। रोमा उसे अंदर आने को कहती है। तरुण कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। रोमा हड़बड़ा जाती है, कहती है, नहीं नहीं, मैं तो अभी ही शिमला से आई हूँ। तरुण कहता है, याद आया, दरअसल एक लड़के को जानता हूँ जिसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। रोमा हंसते हुए कहती है, लड़के और लड़की में कोई फर्क नजर नहीं आता आपको? तरुण को अपने घर में देखकर शंकर नाराजगी से कहता है, ऑफिस का काम ऑफिस में। शंकर कहता है, मैं मजदूरों की तरफ से आया हूँ। सुना है आप एक डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं। मजदूरों की छटनी होगी तो उनका घर कैसे चलेगा? शंकर कहता है, मिल मेरी है या तुम्हारी? शंकर कहता है, सरकार की। हम वहाँ काम करते हैं, हमारे भी कुछ हक हैं। अन्याय हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। शंकर कहता है, बड़े लीडर बनते हो, जा सकते हो। तरुण चला जाता है। वहीं मामा जी भी बैठे हैं। शंकर कहता है, ये लड़का बड़ा समझदार है। मामा जी कहते हैं, फिर झगड़ा कैसा? शंकर कहता है, झगड़ा कहाँ, मैं तो इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रोमा को तरुण अच्छा लगने लगा है। वो पठान बनकर हर शाम मिल के पास उससे मिलने चली जाती है और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। जब रोमा को भी ये एहसास हो जाता है कि तरुण भी उसे पसंद करता है, तो वो पठान का रूप धरकर रोमा बनकर उसके सामने आ जाती है।
तपती सी प्यास लिए पथ में बैठे रहे रोज नई आस लिए। मन में जलती कुछ तपती सी प्यास लिए पथ में बैठे रहे रोज नई आस लिए। यही रुत होती है इंतजार की, मिले तो फिर छुपे नहीं नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम, मिले तो फिर छुपे नहीं नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम। न सही कलियां दामन को गुलजार करे, जो मिले चाहत का खार तो हम प्यार करें। न सही कलियां दामन को गुलजार करे, जो मिले चाहत का खार तो हम प्यार करें। रंगत उसमें भी है बहार की, मिले तो फिर छुपे नहीं नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम, मिले तो फिर छुपे नहीं नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम। इधर वानी के पिता सिन्हा साहब अचानक बहुत बीमार हो जाते हैं, इसलिए शंकर वानी से रजिस्टर मैरिज कर लेता है और बेटी को विदा कर सिन्हा साहब भी दुनिया छोड़ जाते हैं। वानी शंकर के साथ खुश है, शंकर भी उसका पूरा ख्याल रखता है। वानी के आने से पूरा परिवार एक बार फिर एक हो गया है। मधु शीला को लेकर अक्सर भाभी से मिलने आता है। वानी सबसे बहुत प्यार रखती है, पर छोटे भाई मधु से शंकर अब भी नाराज है और वानी के सामने ही उसे एक दिन अपमानित कर देता है। ये देखकर वानी बड़ी दुखी हो जाती है। वानी अपने दिल की बात शंकर को इशारों में तो कभी कागज पर लिखकर बताती है। मधु के घर से नाराज होकर चले जाने पर शंकर उसे समझाने उसके पुराने घर आता है। वहां देखता है मिल के सब मजदूर और तरुण उसकी टी स्टॉल पर बैठे हैं और हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। ये सुन बिना कुछ कहे शंकर वापस लौट आता है। उधर मजदूरों की तरफ से मामाजी की मंडली ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, पर मधु की पत्नी शीला को भी मधु का दूसरों की लड़कियों के साथ नाचना पसंद नहीं आता। बड़ी मान मनोहार के बाद तरुण उसे मना लेता है और मजदूरों के लिए एक नाटक खेला जाता है। जा रहा हूँ जिंदगी से दूर मैं, पहली बीवी छोड़कर है साथियों। पहली बीवी ने परेशान कर दिया, दूसरी मिलती नहीं है दोस्तों। मैं नहीं दामाद जिनका बन सका, होने वाले ऐ मेरे ससुरों सुनो। एक नई शादी न अपनी हो सकी, अलविदा है होने वाली बीवियों। अलविदा अलविदा अलविदा। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, रुक जाओ जाने वाले रुक जा। लाया हूँ इलाज तेरे दिल का, हाँ लाया हूँ इलाज तेरे दिल का। रो के जमाना चाहे रो के खुदाई, हमको जाना पड़ेगा। इरादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ऐ गुल बदन ऐ
बदन, ये क्या है चलन, पागल तो न बन, ये बंसी जो ले ले जाने मन, इस बंसी की धुन पर दुनिया। इधर शंकर की मिल में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इसका मुख्य कारण है देसाई। शंकर मजदूरों के लिए मिल के पास घर बनवाना चाहता है ताकि दूर से आने जाने में वक्त खराब ना हो और उनके रहने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। देसाई इसका विरोध करते हुए कहता है, ये हमारी मिल है, कोई सराय खाना नहीं। और दूसरी तरफ मजदूरों के बीच जाकर शंकर के खिलाफ उन्हें भड़काता है। कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर घर बनवा रहे हैं, कुछ मजदूरों को घर मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। और ये शंकर गुप्ता का मजदूरों के बीच फूट डालने का एक दाव है। ये सुनकर सारे मजदूर भड़क जाते हैं। तरुण और रोमा एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अक्सर रोमा तरुण के घर आने लगी है। उसके माता पिता भी रोमा को बहुत पसंद करने लगे हैं। भाभी बानी को भी रोमा के दिल का हाल समझ में आ रहा है और रोमा भाभी को सारी बात सच सच बता भी देती है। भाभी शंकर को रोमा की पसंद के बारे में इशारों में समझा देती है कि रोमा और तरुण एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शंकर कहता है, थोड़ा सोचने दो, लेकिन वादा करता हूँ रोमा की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इधर शंकर मिल में तरुण को बुलाकर कहता है, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारी तरक्की कर तुम्हें वीविंग मास्टर बनाया जाता है। तरुण इस मेहरबानी के लिए इनकार कर देता है और जब शाम को रोमा उससे मिलती है तो कहता है, तुमने अपने भाई से मेरी सिफारिश की, इसलिए वो मुझे तरक्की दे रहे थे, क्योंकि उन्हें एक मिल मजदूर से अपनी बहन की शादी करते शर्म आती है। रोमा कहती है, मेरे भैया ऐसे नहीं हैं कि इंसानों का व्यापार करें। लेकिन तरुण उसे सीधे सीधे फैसला सुनाता है, मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। परंतु मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चाँद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम
के लिए रोमा को भुला पाना इतना आसान भी नहीं, इसलिए उसकी नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहती और वो रोमा के पास आकर उससे माफी मांगता है। उधर शंकर अब रोमा की शादी तरुण से करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, पर उसके पिता तरुण का रिश्ता लेकर अरुण शंकर के पास आते हैं और बातों बातों में कह देते हैं कि रोमा आज तरुण के साथ नाटक मंडली में काम कर रही है। ये सुनते ही शंकर नाराज हो जाता है और रोमा को लेने के लिए जाता है और जब घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर आया है। चिंतित स्वर में पूछता है, क्या बानी की तबीयत खराब है? पता चलता है वो माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रोमा भी खुश है और सारा घर शंकर से अपनी नाराजगी को भूलकर खुशियां मनाने लगता है। इधर रोमा तरुण के घर आती है। तरुण पूछता है, सेठ जी को कैसे पता चला कि तुम मंडली में डांस कर रही हो? रोमा कहती है, तुम्हारे पिताजी ने बताया। वो हमारे घर आए थे शादी की बात करने, और ये कहकर खुद ही शर्मा जाती है। बिल में एक कीमती मशीन जल जाती है जिसे तरुण देखता है। शंकर उसे नोटिस देकर निकाल देता है। सारे मजदूर इस फैसले के खिलाफ मिल में हड़ताल कर देते हैं और देसाई शंकर से कहता है, तुमने तरुण को इसलिए हटाया क्योंकि वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है, और दूसरी तरफ मजदूरों के बीच जाकर कहता है, तरुण शंकर गुप्ता की बहन से प्यार करता है और तुम्हारी यूनियन और तुमसे गद्दारी कर रहा है। ये सुनकर मजदूर तरुण के विरोध में आ जाते हैं और रोमा से दूर रहने को कहते हैं। तरुण भी ये सोचने लगता है कि रोमा पहले पठान बनकर और फिर रोमा बनकर उसकी हमदर्द बनकर मजदूरों के राज जानकर अपने भाई को बता रही है। इसी शक में वो एक बार फिर रोमा को ठुकरा देता है। उधर शंकर सोचता है रोमा उसके खिलाफ तरुण का साथ दे रही है और उसे घर से निकल जाने को कहता है। रोमा बड़े भाई का घर छोड़कर छोटे भाई मधु के घर आ जाती है। बानी शंकर से उसे रोकने की मिन्नत करती है, पर शंकर उसकी एक नहीं सुनता। इधर मधुर और शीला रोमा को समझाते हैं और तरुण को भी समझाने की कोशिश करते हैं। तभी बानी की सहायक अचला सचदेव मधु के घर आकर बताती है, बानी बहुत उदास है, रोमा तुम्हें बहुत याद कर रही है। ये सुनकर मधु रोमा को लेकर बड़े भाई के घर जाता है और उन्हें देखकर बानी बहुत खुश हो जाती है। आज मधु से रहा नहीं जाता और वो बड़े भाई पर नाराज हो जाती है। क्या समझा है हम सबको, जब चाहा अपना लिया, जब चाहा घर से निकाल दिया। ये सुनकर शंकर गुस्से से दोनों भाई बहन को घर से निकल जाने को कहता है। ये सुनकर बानी उन्हें रोकने के लिए भागती है और सीढ़ियों से गिर पड़ती है। इस दुर्घटना में उसका बच्चा मर जाता है। डॉक्टर कहता है अब बानी कभी मां नहीं बन सकती। बानी की जिंदगी में सूनापन भर जाता है। भाभी की इस दशा को देख रोमा और मधु बहुत दुखी हैं। मधु बड़े भाई को इसका जिम्मेदार मानता है। दूसरी तरफ तरुण एक दुर्घटना में घायल हो जाता है और अस्पताल में भर्ती है। रोमा फूलों का गुलदस्ता लिए उसे मिलने आती है, पर वहां
देसाई मजदूरों को भड़काता है और मजदूर उसे तरुण से मिलने नहीं देते। मिल के मजदूर शंकर गुप्ता के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। शंकर मिल में ताला लगवा देता है और पुलिस बुलाता है ताकि मिल को कोई नुकसान न पहुंचे। बानी शंकर से प्रार्थना करती है मजदूरों की बात मान ले। शंकर कहता है मैं भी मजदूरों का भला चाहता हूँ, पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। दुखी बेबस बानी एक चिट्ठी लिख घर छोड़कर मधु के घर चली जाती है। इधर मामा शंकर को बार बार समझाते हैं रिश्तों पर तेल छिड़कोगे तो आग ही भड़केगी। रोते हुए रोमा बड़े भाई के पास आती है और कहती है मामा जी ने बताया था हमारा एक बड़ा भाई था जो पिताजी से नहीं उनकी गरीबी से नफरत करता था, इसलिए उसने मेहनत की, मजदूरी की, रिक्शा चलाया, कबाड़ी का काम किया, हमें पाला पोसा बड़ा किया। कहाँ है हमारा वो भाई? मैं आज उसे ढूंढने आई हूँ। और रोते रोते उसके पैरों पर लिपट जाती है और कहती है भाभी को वापस ले आओ भैया। उधर मजदूर मिल में आग लगाने की बात करते हैं। तरुण उन्हें ऐसा गलत कदम उठाने से रोकता है। लेकिन इस बात पर मजदूर भड़क जाते हैं और मजदूरों के बीच फूट पड़ जाती है। कुछ मजदूर तरुण के समर्थन में आ जाते हैं और कुछ देसाई के आदमी हैं मिल को जला डालने के लिए आतुर हैं। मामा जी शंकर को फोन करते हैं। फोन वानी उठाती है। मामा जी सोचते हैं घर के नौकर ने फोन उठाया है। वो उसे हिदायत करते हैं अगर तुमने अपने मालिक का नमक खाया है तो आज उसे किसी भी हालत में मिल की तरफ न आने देना। मजदूर उसके दुश्मन बने हैं। बेजुबान वानी ये सुनकर तड़प उठती है और खुद मिल के गेट पर मजदूरों को समझाने पहुंच जाती है। इशारों इशारों में समझाती है मिल हम सबकी माँ है, हमारी रोजी रोटी है, पर उन्मादी मजदूर उसकी एक नहीं सुनते। इधर देसाई के गुर्गे मिल में आग लगाने के लिए चुपके से देसाई की मदद से मिल के अंदर घुस जाते हैं। एक मजदूर उनकी बातें सुन लेता है और तुरंत आकर तरुण को बता देता है। तरुण और उसके साथी उन्हें पकड़ लेते हैं। तरुण को देसाई की सारी चाल समझ में आ जाती है और वो सारे मजदूरों के सामने उसकी असलियत खोल देता है। शंकर भी देसाई की चालाकियों से पहले से ही वाकिफ है, इसलिए वकील के पास जाकर मिल के हर मजदूर को मिल में शेयर देता है और इसके लिए कागज तैयार करवा लेता है। तरुण और उसके साथी मजदूर मिल जलने से बचा लेते हैं। तभी शंकर वहां पहुंचता है। भीड़ में से कोई उसे एक पत्थर मार देता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये देखकर बानी बेचैन हो जाती है। मामा जी शंकर के बचाव में आते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। कई मजदूर एक साथ चीखने लगते हैं। ये हमारी जगह मशीनों से काम कराना चाहते हैं, हमारी छटनी करना चाहते हैं, कुछ लोगों को मकान देकर हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं। तभी वकील साहब सारे कागजात लेकर आते हैं और मजदूरों को बताते हैं शंकर गुप्ता ने तुम सबको मिल का मालिक बनाया है, तुम्हें हिस्सा दिया है। शंकर कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो। बताओ किसे काम से निकाला है आज तक? तुम्हारी वजह से आज मिल में ताला लगा है। चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। इस चिमनी के धुएं के नीचे मैंने अपने माता पिता के सपनों को टूटते देखा है, इसलिए तुम सबके सपने पूरे करना चाहता हूँ। सारे मजदूर खामोश हो जाते हैं। तभी मधु बड़े भाई के पास आता है और कहता है बड़े भैया तरुण ने मिल चालू कर दी है। सारे मजदूर खुशी से झूमने लगते हैं। मिल की चिमनी से उठते धुएं को देखकर हर्ष से शंकर कहता है कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते। रोमा बड़े भाई के गले लगकर रोने लगती है। खुशी से बानी की आंखें छलक उठती हैं और शीला अपनी बेटी बानी की गोद में डाल देती है। एक बार फिर पूरा परिवार और सारा मजदूर परिवार एक हो जाता है और इस सुखद अंत के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। उम्मीद है
पसंद आई होगी आपको सिनेमा घर में आज की फिल्म आकाशदीप। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर